हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वाली वीडियो में इस वाली सीरीज़ में मैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सारे के सारे यूनिट में कंप्लीट करवाऊंगा। और अभी मैं यूनिट नंबर 1 अपलोड कर रहा हूँ, यानी कि ये जो वीडियो होगी ये पार्ट वाइज होगी। और इसमें मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। प्लस में मैं इसमें ट्राई करूँगा कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ उसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ। और हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पे मैं अपने टेलीग्राम पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो फॉरवर्ड करूँगा। और जितने भी इसके नोट्स हैं इसको मैं और भी समराइज़ कर दूँगा और उसके बाद में इसे अपने टेलीग्राम लिंक पे फॉरवर्ड करूँगा। तो आप मेरे साथ कनेक्ट करके रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसका पार्ट भी यूट्यूब पे अपलोड होगा। अभी मैं यूनिट नंबर 1 अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यूनिट नंबर 2 अपलोड करूँगा, देन नेक्स्ट यूनिट अपलोड करूँगा। तो ये पार्ट वाइज में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और अगर आपने ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखा है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये मतलब नहीं है आप इसको देख सकते हैं, या आपके सब्जेक्ट से आपके जो क्लास है उसके रेलिवेंट में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। देखिए, जो सब्जेक्ट है हमारा वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है बिहेवियर। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन तो आप सभी को पता है, आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपने 12th क्लास में भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा होगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बिहेवियर का। तो देखिए, बिहेवियर क्या होता है, जैसे कि एक पर्सन है वो कैसे बिहेव करता है, कैसे वो व्यवहार करता है। व्यवहार मतलब कि वो चार लोगों के साथ बैठा हुआ है तो वो किस तरह से बात कर रहा है, वो अकेले बैठा हुआ है तो वो किस तरह से बात कर रहा है। इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, वो बिहेवियर कहते हैं। Organizational behavior is the study of how individuals, groups, and structures affect behavior within organization. It aims to understand and predict human behavior in the workplace to improve organizational effectiveness. देखिए, अगर हम बात करें, जैसे हम सभी को पता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वही जो हमारा वर्क प्लेस होता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें मिलजुल कर काम करते हैं। आपकी एक बड़ी सी कंपनी है, वहाँ पे कोई एचआर फील्ड से है, कोई फाइनेंस फील्ड से है, कोई ऑपरेशन फील्ड से है। सारे लोग मिलके आते हैं और एक साथ काम करते हैं। जो लोग आते हैं वो अलग अलग रिलीजन के होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, सम टाइम तो कई बार अलग अलग कंट्रीज के होते हैं। ठीक है, उनकी लैंग्वेजेस अलग होती है, उनके जो कल्चर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो देखिए, जो ओवरऑल पीपल होते हैं, ओवरऑल जो ये लोग हैं, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें बात करेंगे कि जो उनके बिहेवियर होते हैं ये कैसे एक वर्क प्लेस को इफेक्ट करते हैं, कैसे वर्क प्लेस को इम्प्रूव करते हैं, उसमें कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। देखिए, जैसे कि किसी भी एक मैनेजमेंट ने, किसी भी एक बिजनेस के अंदर जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर चाहे वो डिसीजन मेकिंग इसलिए हो कि हम कौन से एम्प्लॉय को हायर करें, या फिर ये डिसीजन इसलिए हो कि हम कौन से एम्प्लॉय को क्या जॉब दें। डिसीजन चाहे इस बेस पे हो, इसलिए हो रहा हो कि हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, या फिर डिसीजन इसलिए हो कि हम कौन सा प्रोडक्ट बंद करें। तो डिसीजन जो है किसी की ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। यहाँ पे हमें पहले जो पॉइंट है उसमें बताया गया इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो हमारे जो मैनेजर्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हेल्प से वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं, यानी कि एक जो सटीक डिसीजन होता है उसे ले पाते हैं एम्प्लॉय के बारे में। यानी कि एम्प्लॉय कहाँ काम करने में इच्छुक है, कहाँ काम करना वो चाहता है। जैसे कि एम्प्लॉय की मर्जी है कि वो ऑपरेशंस में काम करना चाहता है तो उसको वहाँ वो डाल सकते हैं, फाइनेंस में उसे डाल सकते हैं, एचआर में उसे डाल सकते हैं, मार्केटिंग में उसे डाल सकते हैं। लीडरशिप के बारे में, टीम डायनेमिक्स के बारे में। सम टाइम क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय हो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है किसी भी एक टीम के बीच में, तो उसे वहां से हटा दिया जाएगा, उसे कहीं और डाल दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा लैंग्वेज बेस पे एक हमारे पास वर्कर आता है, या फिर एक जो एम्प्लॉय आता है जो क्या करता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन भाई उसे किसी अलग लैंग्वेज की वाले ग्रुप में हम डाल देते हैं, तो क्या होगा, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। वो क्या है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं दे पाएगा, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इससे हेल्प क्या होगी हमें, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ने से हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे एम्प्लॉयज़ के बारे में।
फिर हमारे पास आता है इन्हांस्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। देखिए, जब हमें पता है कि अब एम्प्लॉय के बारे में हमें पता चल रहा है थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि वो किस इन्वायरमेंट में काम करना चाहता है, कौन सी टीम के साथ वो काम करना चाहता है, तो हम भाई वैसा ही करेंगे ना, हम उस बंदे को उसी टीम में डालेंगे, हम उस बंदे को वही काम देंगे जो वो करना चाहता हो। मान लीजिए आप लेके आए एक ऐसे बंदे को जिसको भाई पसंद तो है कि वो एक्सेल चलाना चाहता है, आप उसे भेज दे रहे हैं फील्ड वाले वर्क में, तो ये वर्कर क्या है, ये जो एम्प्लॉय है हमारा, वो क्या करेगा, वो फील्ड वाले काम पे तो जाएगा क्योंकि भाई बंदे को सैलरी तो चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय क्यों अच्छे से काम करेगा, नहीं करेगा भाई वो, मतलब अब उसका दिमाग ब्रेन ही वर्क नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो ये क्या होगा, ये अगर हम इसको पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, ये एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। वो भी हेल्प्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर व्हेयर एम्प्लॉयज फील वैल्यूड एंड कनेक्टेड। क्या होगा इनमें, जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं ये क्या फील करेंगे कि भाई हमारी जो कंपनी है वो हमारे बारे में सोच रही है, हमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत है वो हमें प्रोवाइड करवा रही है, हमें जैसा कल्चर चाहिए, हमें जैसा एनवायरनमेंट चाहिए वो हमें प्रोवाइड करवा रही है। इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट, वो भी प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू हाउ टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इफेक्टिवली, मिनिमाइजिंग रेजिस्टेंस एंड इंश्योरिंग स्मूथ ट्रांजिशन। देखिए हम सभी को पता है जो चेंज है ना वो होना ही होना है, मतलब कभी ना कभी सालों सालों के बाद भी चेंज होना ही होना है। आज हम कैसे, पुराने टाइम पे अगर हम बात करें, हम कैसे पढ़ते थे, हम बुक से पढ़ते थे, आप कैसे आज कैसे पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये चेंज ही तो हुआ है ना। कोविड आया, कोविड के टाइम पे क्या होता था, पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी, अभी क्या है भाई, क्लासेस सस्पेंड, क्लासेस नहीं हो रही, कुछ काम चल रहा है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, क्लासेस ऑनलाइन हो गई। तो ये चेंजेस है, लेकिन इसमें चेंजेस होते हैं एक कंपनी के अंदर भी, लेकिन वो चेंज होना गलत नहीं है। देखिए चेंज क्या होता है, कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है, लेकिन जब वो चेंज किसी कंपनी के अंदर हो रहा होता है तो कई सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, कई सारे जो मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चेंज को अपनाने से डरते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी आपका एक बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें कई सारे लोग काम करते हैं, अब आपके प्रिंसिपल आते हैं और बोलते हैं कि अब से इस कॉलेजेस में जितनी भी पढ़ाई होगी ना, वो एलईडी वाली जो बोर्ड्स होती है ना, जिसमें हम लिख लिख के पढ़ा सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड जिसे हम कहते हैं, हम उसमें पढ़ाई होगी। तो क्या होगा, कई सारे टीचर्स जो हैं वो रजिस्ट करेंगे, आपके कॉलेज में भी कई सारे टीचर ऐसे होंगे जो ओल्ड एज के होंगे, जिन्हें नहीं नॉलेज होगी उसको कैसे रन करते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं। तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे नहीं सर मुझे तो पहले जैसे में ही काम करना है, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन क्या है, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ते हैं, उनके अपनी जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में अगर हम जानते हैं, तो हम उनके डिसीजन को भी चेंज कर सकते हैं। हम बोलेंगे भाई आपको हम इसकी लर्निंग करवाएंगे, हम आपको बताएंगे पहले यूज करना, 15 दिन के लिए ऐसे डेमो चलेगा उसके बाद ही। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारे किसी भी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का कुछ चेंजेस हो तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उसे रेजिस्ट ना करें, उसे अपना ले अच्छे से। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। देखिए कम्युनिकेशन और टीम वर्क ये दोनों ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पार्ट प्ले करते हैं। समझ लीजिए आप कहीं पे भी काम करने जा रहे हैं और आप किसी एक टीम में काम कर रहे हैं, आपको जो टीम लीडर है या फिर अदर कोई टीम मेंबर है आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको बता नहीं रहा कि आपको काम क्या करना है। उसने आपको ये तो बता दिया भाई आपको जाना है 10 लाख की सेल्स अचीव करनी है, अब आप नए नए वहां पे गए हो, आपको ये तो नहीं पता ना कि उस 10 लाख की सेल को अचीव कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास टीम वर्क की बात आती है। अब कम्युनिकेशन, अब देखिए कम्युनिकेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक ह्यूमन बीइंग के लिए भी। कम्युनिकेशन कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए आप जा रहे हैं, आपका जो लीडर है टीम लीडर से उससे बातचीत नहीं हो पा रही, ठीक है, आप कुछ बात बोल रहे हैं और टीम लीडर कुछ गलत बात समझ रहा है। आपने बोला कि मैं कल 9 बजे आऊंगा, वो समझ रहा है मैं कल नहीं आऊंगा, ऐसे करके ये क्या है, कम्युनिकेशन की बात है। तो ये इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन को और टीम वर्क को। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड टीम डायनेमिक्स हेल्प्स फोस्टर बेटर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपनी टॉपिक जो है हमारे पास वो है परसेप्शन एंड एट्रीब्यूशन। देखिए जो परसेप्शन होता है वो होता क्या है, परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू क्रिएट अ मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। इट इन्वॉल्व्स हाउ वी सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड टच। अगर हम सिंपल वर्डों में बात करें तो परसेप्शन इज द वे वी टेक इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड around us using our senses, sight, hearing, touch, taste, smell, and then make scenes of it. It's like how our brain creates a picture of what's happening in our environment. जैसे कि हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग कई सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये सारी क्या है, इन सभी से हमें क्या होता है, एक पिक्चर बनता है वर्ल्ड का। यही सारी चीज़ें, ये जो
पिक्चर बना है, इसी को हम परसेप्शन कहते हैं। यानी कि जो हमारे सामने हो रहा है, जो हमें सुनाई दे रहा है, उससे जो क्रिएट होगा वो होगा परसेप्शन। अब देखिए परसेप्शन को है वो कई सारे फैक्टर उसे इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो है परसीवर। परसीवर यानी कि एक इंडिविजुअल जो परसेप्शन बना रहा है। अब देखिए मान लीजिए उसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करेगा, जैसे कि उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके बिलीफ्स क्या हैं और उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इफ यू लव आर्ट यू माइट नोटिस द ब्यूटी इन अ पेंटिंग दैट अदर्स में इग्नोर। मान लीजिए आप आर्ट को पसंद करते हैं, आपको आर्ट पसंद है, तो आप क्या होगा, आप जब एक ब्यूटी देखेंगे किसी पेंटिंग के अंदर तो आपको पसंद आएंगी, जिसे वो इग्नोर कर सकते हैं। आप नेचर के पास जाते हैं, आपको ट्री बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखता है, लेकिन वहीं और कोई जाता है उसे वो ट्री अच्छा नहीं दिखता। तो क्या होगा, ये परसीवर के जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर डिपेंड करता है, उसका कैरेक्टर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। फिर हमारे पास आता है टारगेट, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग। टारगेट का सिंपल सा मतलब होता है व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, थिंग्स दैट स्टैंड आउट लाइक ब्राइट कलर्स, लाउड साउंड्स और बिग मोटिवेट्स ग्रैब योर अटेंशन मोर। देखिए होता क्या है, जैसे कुछ अलग हो रहा हो, जैसे कि ब्राइट कलर आ गया हो एकदम सामने से, लाउड साउंड्स यानी बहुत तेज साउंड्स हो रहा हो, कोई बिग मूवमेंट्स हुई हो, ये क्या होगा, ये आपके अटेंशन को बहुत जल्दी ग्रैब करेंगे यानी कि अपनी तरफ खींचेंगे। रिपीटेड और फैमिलियर थिंग्स लाइक अ सॉन्ग यू हेयर ऑफ्टन माइट सीम मोर इंपॉर्टेंट देन समथिंग न्यू। यानी कि आपने मान लीजिए कोई सॉन्ग सुना है, आप उसे दोबारा सुन रहे हो, कैसे आपके अटेंशन को ग्रैब कर लेंगे। यूनिकनेस और नोवेलिटी, अनयूजुअल थिंग्स लाइक अ न्यून ग्रीन कार कैच योर आइज मोर देन ऑर्डिनरी वंस। देखिए हम व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन ये सारी कार्स को तो आराम से देखते हैं, लेकिन आपने कभी देखा कि 7 कलर्स की कार हो रही हो, तो ये आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिचुएशन के बारे में। देखिए ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये परसेप्शन के ही ऊपर है और ये सारे उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि कैसे परसेप्शन को अफेक्ट किया जा सकता है, कैसे अफेक्ट करता है। तो अभी हम बात करेंगे सिचुएशन का। सिचुएशन का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट। The time or place can change how you interpret something. For example, seeing someone running at night might make you think they are in trouble, while in a park during the day you might think they are just exercising. अब देखिए बात क्या होती है, बात सिचुएशन का मतलब सिंपल से वर्ड में हमारे पास ये होता है, एक बंदा है जो रात को दौड़ रहा है, आप क्या सोचेंगे कि उसके पीछे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है या फिर वो ट्रबल में है, परेशानी में है। लेकिन वही अगर वो बंदा दिन में किसी पार्क में वो टहल रहा है, दौड़ रहा है, तो आप क्या सोचेंगे कि वो वॉक कर रहा है। यानी कि ये क्या होता है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है कि सिचुएशन कहाँ कैसी बैठ रही है। अब हमारे पास आता है एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन जो थ्योरी होती है हमारे पास, उसका मतलब ये होता है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ वी ट्राई टू फिगर आउट व्हाई समवन बिहेव्स अ सर्टेन वे। यानी कि एक जो पर्सन है वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, किसी का बिहेवियर ऐसा क्यों है। अब देखिए इसमें जो हमारे पास मेन पार्ट आते हैं वो आते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या आता है, वी थिंक द बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ समथिंग इनसाइड द पर्सन लाइक देयर पर्सनैलिटी और एटीट्यूड। External factors, we think the behavior is caused by something outside the person like the environment or circumstances. अब देखिए इन दोनों के बीच में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जो हमारा इनसाइड फैक्टर है इसका मतलब ये होता है सी इज लेट बिकॉज सी इज केयरलेस। जो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर का पार्ट है उसमें ये हो सकता है सी इज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। अब देखिए जो इंटरनल फैक्टर है इसमें मैंने केयरलेस का एग्जाम्पल लिया, एक्सटर्नल फैक्टर उसमें मैंने ट्रैफिक का एग्जाम्पल लिया। देखो जो इंटरनल ही है वो केयरलेस है, यानी कि जो लड़की लेट हुई है वो केयरलेस है, वो इंटरनल फैक्टर है। जो लड़की लेट हुई है वो ट्रैफिक की वजह से हुई है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा। फिर हमारे पास आता है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड एरर्स इन परसेप्शन। Perceptual organization. People tend to organize sensory information into meaningful patterns. Common organizational principles include figure ground, similarity, proximity, closure, and continuity. जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें हम सुनते हैं, ये क्या करता है हमारा ब्रेन उनको एक पैटर्न की तरह ऑर्गेनाइज करके रिकॉग्नाइज कर लेता है।
अब इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो आता है फिगर बैकग्राउंड। बी फोकस ऑन वन थिंग एंड इग्नोर द रेस्ट एज बैकग्राउंड। यानी कि हम किसी एक चीज पे फोकस करेंगे और जितना भी बैकग्राउंड है उसे इग्नोर करेंगे। एग्जाम्पल, यू फोकस ऑन अ बर्ड इन अ ट्री एंड द लीव्स ब्लर इनटू द बैकग्राउंड। यानी कि आप जो है ट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि सॉरी, जो बर्ड है एक ट्री के ऊपर आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और जो लीव्स है वो बैकग्राउंड में ब्लर ब्लर हो जा रही है। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी यानी कि हमारे पास सेकंड है ये। सिमिलैरिटी, बिग ग्रुप सिमिलर थिंग्स टुगेदर। यानी कि जितनी भी सिमिलर थिंग्स है वो हम साथ साथ में रख लेते हैं। एग्जाम्पल, पीपल बियरिंग द सेम यूनिफॉर्म लुक लाइक दे आर पार्ट ऑफ द सेम टीम। ये होता है, ये रियल है। जैसे कि किसी भी स्कूल के अंदर है, अगर वो यूनिफॉर्म पहन के रखते हैं तो आपको क्या लगता है वो सभी के सभी सेम टाइप यूनिफॉर्म पहन के रखा है उन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉक्सिमिटी। थिंग्स क्लोज टू ईच अदर सीम कनेक्टेड। एग्जाम्पल, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स लुक लाइक अ कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोजर। वी फिल इन मिसिंग डिटेल्स टू सी अ कंप्लीट पिक्चर। एग्जाम्पल, अ हाफ ड्रॉन सर्कल स्टिल लुक्स लाइक अ सर्कल टू अस। अगर कोई आधा ड्रॉ किया हुआ सर्कल होगा तो भी वो हमें सर्कल ही लगेगा। Continuity, we see lines and patterns as continuing smoothly. Example, a dotted line still feels like a straight line. अब देखिए इसमें continuity का मतलब क्या बताया गया है कि जैसे डॉट 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 होता है फिर भी हम उसे क्या मानते हैं, एक लाइन की तरह ही मानते हैं। अब देखिए जो ये पांचों चीज मैंने आपको बताई है ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है। मैंने आपको बताया था कि जो भी आप चीज देखते हैं सुनते हैं उनसे ही हम एक पैटर्न की टाइप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो ये उसी चीज को बता रहा है ये सारी की सारी चीजें। फिर हमारे पास आता है एरर्स इन परसेप्शन। समटाइम्स वी डोंट परसीव थिंग्स एक्यूरेटली। कई बार क्या होता है हम कई सारी चीजें को जो हम होता है वो एक्यूरेटली नहीं देख पाते, यानी कि हम सही ढंग से नहीं देख पाते, तो हमारे पास कई सारी हम कॉमन मिस्टेक हम कर देते हैं। तो अब हमारे पास एरर्स आते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेलेक्टिव परसेप्शन। People tend to select information that supports their existing beliefs and ignore information that contradicts them. देखिए जितने भी लोग हैं वो जब कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, जितनी भी चीजें हम नोटिस करते हैं उनको हम नोटिस करते हैं उसी बात पे जो हमारे बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। We notice things that agree with our beliefs and ignore what does not. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इफ यू थिंक समवन इज लेजी यू विल नोटिस व्हेन दे रिलैक्स बट इग्नोर व्हेन दे वर्क हार्ड। देखिए अगर आपके दिमाग में एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये बंदा जो है वो आलसी है, तो आप क्या सोचेंगे, जब वो लेटा हुआ होगा तभी आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि उसके ऊपर आपकी आईज जाएगी। लेकिन जब वो हार्ड वर्क कर रहा होगा तब आप उसे नहीं देख पाएंगे, तब आप उसे नोटिस नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास आता है हैलो इफेक्ट। जजिंग अ पर्सन एंटायरली बेस्ड ऑन गुड और बैड ट्रेट। यानी हम किसी पर्सन को जज कर रहे हैं केवल गुड और बैड ट्रेट के ऊपर। एग्जाम्पल, इफ समवन इज काइंड यू माइट एज्यूम दे आर ऑल्सो स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। देखिए अगर कोई दयालु है किसी के प्रति इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्मार्ट और हार्ड वर्किंग है, और अगर कोई दयालु नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, स्मार्ट नहीं है और उसके अंदर मोरल्स नहीं है। जैसे कि अभी दो लोग सड़क पे घूम रहे हैं, एक कचरा उठा के फेंक देता है, तो आप क्या सोचेंगे, भाई ये तो बल्कि गंदा ही होगा, इसके अंदर कोई मोरल्स नहीं होंगे, कोई एथिक्स नहीं होंगे, कोई इसकी पर्सनैलिटी नहीं होगी, कोई ये नहीं स्मार्ट होगा। वहीं दूसरा बंदा उसी के साथ चलने वाला वो कूड़ा उठा लेता है और डस्टबिन में जाके डाल देता है, तो आप इसके बारे में भी एक परसेप्शन बनाएंगे कि भाई ये बंदा पढ़ा लिखा है, ये बंदा एजुकेटेड है, ये बंदा कहीं ना कहीं तो पक्का अच्छी जगह पे लगा हुआ होगा, जॉब कर रहा होगा, इसके अंदर ब्रेन है, ये स्मार्ट है। फिर हमारे पास आता है स्टेरियोटाइपिंग। एज्यूमिंग समथिंग अबाउट अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर ग्रुप। यानी कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसके बेस पे हम एक क्या होता है परसेप्शन बना लेते हैं, उनके बारे में कुछ सोच लेते हैं। ये हमारे पास आता है स्टीरियोटाइपिंग के ऊपर। एग्जाम्पल, ही इज टॉल सो ही मस्ट बी गुड एट बास्केटबॉल। यानी कि अगर वो लंबा है, वो बहुत ज्यादा लंबा दिख रहा है, तो क्या होगा इसका मतलब वो पक्का वो बास्केटबॉल में अच्छा होगा। देखिए ग्रुप के बेस पे है तो हम एक इसमें अलग भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कई सारे लोगों को अगर हम देखें, अगर कोई गांव में हम जाते हैं, अगर हम बहुत सारे लोगों को साथ में बैठे हुए देख लेते हैं, मतलब गांव के लोग जब यहाँ पे आते हैं तो हम उन्हें क्या समझ लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो किसान हो सकते हैं।
तो ये भी एक ग्रुप फॉर्मिंग है, मतलब मैं अपने हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्सनैलिटी। देखिए पर्सनैलिटी का मतलब होता है सबसे पहले तो हिंदी में व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी इज द यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स that characterize in individual. It reflects the individual's characteristics, ways of responding to and interacting with their environment. देखिए जो पर्सनालिटी होती है किसी भी पर्सन की, वो एकदम यूनिक होती है। जैसे कि यूनिक अब क्यों होगी वो, क्योंकि हर एक पर्सन की जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं और उनके जो बिहेवियर्स हैं वो अलग होती हैं, और इन्हीं तीनों चीज़ों को मिला के हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और हर पर्सन की जो थॉट है वो अलग सोचता है। जैसे कि अगर एक फ्लावर अगर प्लांट में लगा हुआ है, तो जो तीन अगर अलग अलग पर्सन है तो तीनों चीज़ अलग सोच सकते हैं। जैसे कि एक पर्सन सोचेगा कि भाई मैं इसे जाके तोड़ लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा फ्लावर है। दूसरा क्या सोचेगा, मैं इसमें जाके पानी डालता हूँ जिससे कि इसमें क्या होता है फ्लावर्स और सारे लग जाएं। तीसरा क्या सोचेगा, भाई वो कुछ भी नहीं सोच रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्लावर लगा हुआ है पेड़ में, लगा रहने दो। तो ये तीनों की अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग थॉट्स है किसी भी एक चीज को लेके। तो ऐसे ही हर एक पर्सन की अलग अलग थॉट्स होती हैं, अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, और उनके अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। इन्हीं सब चीजों को मिला के एक पर्सन की पर्सनैलिटी बनती है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, यानी कि किसी की पर्सनैलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हेरेडिटी। हेरेडिटी यानी कि योर जीन्स प्ले अ बिग रोल इन शेपिंग योर पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल ट्रेट्स लाइक टेम्परामेंट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। अब देखिए जीन्स का मतलब ये होता है जैसे कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे थे। अब मैं बात करूंगा गुस्से को लेके और शांति को लेके, यानी कि आप कितने काम रहते हैं। तो जैसे अगर पेरेंट्स के आपके बिहेवियर होंगे ना, उसी टाइप के बिहेवियर आपके अंदर भी आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वायरमेंट। अब देखिए इन्वायरमेंट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई एक ऐसा बच्चा है जो एक बड़ी सी फैमिली में रहता है, बड़ी सी फैमिली में वो पैदा हुआ है, तो उसके आसपास का इन्वायरमेंट क्या है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब उसको जो है इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, क्योंकि उसके जो घर वाले हैं, उसके जो आसपास के लोग हैं वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं। लेकिन वही एक दूसरा बच्चा है जो एक किसी दूर दराज के गांव में पैदा हुआ है, और उसके जो माँ बाप हैं वो इतने सक्षम नहीं है। माँ बाप क्या, उसके जो आसपास का पूरा पूरा इन्वायरमेंट है, मुश्किल से उसमें कोई पढ़ने गया होगा, तो भाई उसको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आएगी। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास आता है इन्वायरमेंट का पार्ट। अब देखिए मैं आपको इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टूडेंट का, लेकिन आपको जो सोचना है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के माइंडसेट से सोचना है। ठीक है। The people, culture, and surroundings you grew up in affect your personality. For instance, a child raised in a loving and supportive family may develop confidence, while a child in a hostile environment might grow up being a reserved or anxious. हम एक और चीज इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। सॉरी फॉर फम्बलिंग, मतलब वो वर्ड फम्बल कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि कई सारे जो लोग होते हैं, मतलब अगर एक स्टूडेंट है वो एक ऐसी फैमिली में बिलोंग करता है जहाँ पे उसके जो पेरेंट्स हैं वो लविंग हैं, सपोर्टिव हैं, तो क्या रहेगा, वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बच्चा रहेगा। वहीं एक ऐसी दूसरी फैमिली है जिसके उसमें मम्मी पापा ध्यान नहीं देते हैं और उससे ढंग से बातचीत नहीं कर सकते हैं, उससे प्यार नहीं करते हैं, तो क्या रहेगा, वो पर्सन कैसा रहेगा, वो पर्सन क्या सच में कॉन्फिडेंस रह पाएगा? नहीं। फिर हमारे पास आता है लाइफ एक्सपीरियंस। अब देखिए लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है कि आपके साथ जो जो लाइफ में अपने घटे हुए, मतलब कि जो जो आपके साथ हुआ है, वो हमारे साथ आता है लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। द इवेंट्स इन अवर लाइफ वेदर गुड और बैड कैन लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी। अब देखिए जितनी भी चीजें आपके साथ होती हैं, ये मैटर नहीं करता यहाँ पे क्या आपके साथ अच्छा हो रहा है, क्या आपके साथ बुरा हो रहा है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये जो दोनों चीज हैं ये आपके उस पे ना एक असर छोड़ती हैं, एक इफेक्ट डाल जाती हैं, लॉन्ग लास्टिंग, और ये हमेशा के लिए रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई डॉगी है, आप उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। अब देखिए उसकी किसी ने एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। अब देखिए क्या है, ये एक लाइफ एक्सपीरियंस ये तो है, तो आप क्या सोचेंगे, भाई किसी से भी हम तो प्यार करते हैं, वो हमें छोड़ के चला जाता है, ऐसा है वैसा है। अभी देखिए गुड है बैड है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपके जो साथ है, मतलब आपके ऊपर जो उसका इम्पैक्ट है वो जिंदगी भर के लिए रहेगा। कोई भी चीज अगर आपके साथ होती है, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं,
और आप इंटरव्यू देते हैं उसका वहाँ पे और आप पास हो जाते हैं, तो आपके लिए तो ये गुड चीज़ है, बट क्या होगा कि आपके लाइफ पे बहुत ही लॉन्ग लास्ट रहेगा, यानी कि हमेशा के लिए रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। अब इससे भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। फिर हमारे पास कई सारी थ्योरीज आती हैं, पर्सनैलिटी थ्योरीज, तो हम इस पे अब बात करेंगे। हमारे पास 3 थ्योरीज हैं इसमें। एक सब दीज आर डिफरेंट वेज साइकोलॉजिस्टिक्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। हियर आर द मेन वंस। सबसे पहले हमारे पास आता है साइकोडायनोमिक थ्योरीज, फिर हमारे पास आता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज, एंड नेक्स्ट वन हमारे पास आता है ट्रेड थ्योरीज, और उसके बाद हमारे पास आता है सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोडायनेमिक थ्योरीज के बारे में। These focus on how unconscious thoughts and feelings influence your behavior. Sigmund Freud, a famous psychologist, believed childhood experiences and hidden desires play a big role in shaping personality. इस थ्योरी में कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस है, ये इस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि आपका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसे रहा है, और ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा बिग रोल, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा रोल करता है आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। दीज एम्फसाइज पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। Psychologists like Carl Rogers believed people have the freedom to shape their own life and achieve their potential. देखिए इसका मतलब क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात की जाती है इसमें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की जाती है और फ्री विल के बारे में बात की जाती है। और एक ह्यूमन के अंदर ये तीनों ही चीज़ें हमें चाहिए ही होती है। यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, हम अपना बेस्ट बन चुके हैं, यानी कि अब उससे ज़्यादा हमें कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो पर्सनल ग्रोथ है उसे हम अचीव कर सकते हैं। फ्री विल यानी कि हम अपने इच्छा से कोई भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेट थ्योरीज। These focus on identify consistent pattern in your behavior called traits. For example, if you are always friendly, friendliness is a stable trait of your personality. The big 5 traits are often studied: openness and 4 other. तो इसमें हमारे पास क्या बात किया जा रहा है ट्रेट थ्योरीज के अंदर, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं हर किसी से, तो आपका जो एक वो होगा वो क्या कहा जाएगा, फ्रेंडलीनेस कहा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आएगा सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज। दिस हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम अदर्स एंड हाउ योर थॉट्स इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। इसमें हम बात करेंगे कि हम अदर लोगों से कैसे हम सोचते हैं, अदर लोग जो सोच रहे हैं उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। If you see someone rewarded for being kind, you might learn to act kindly. अगर आप देखते हैं कि कैसे किसी एक बंदे को रिवॉर्ड दिया जा रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है किसी दूसरे के प्रति, तो ये पॉसिबल ही है कि आप भी काइंड होने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको पूरा का पूरा कंक्लूड करना चाहूँ इस पर्सनैलिटी वाले पार्ट को, सो पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय अ मिक्स ऑफ जेनेटिक्स, environment and experiences. Different theories explain personality by focusing on unconscious drives, personal growth, traits और social learning. तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला यूनिट है, यूनिट नंबर 1, ये यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा। और हाँ, अगर कोई भी टॉपिक मैंने इसमें मिस कर दिया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा और मैं उसे अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है ये जो पूरी वीडियो है, जैसे ये वीडियो 25 मिनट के करीब की है, तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आपको ये लगता है कि इसने आपके जो सब्जेक्ट है भाई, मेरी वजह से अगर आपको एक भी मार्क्स आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिट नंबर 2 के बारे में। थैंक यू सो मच।